देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होगा? क्रिया और प्रतिक्रिया दो वस्तुओं पर आरोपित होता है। चलिए स्वागत है बच्चे आप सबों का। और हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं 50 क्वेश्चंस का जो लगातार टेस्ट चलता है उसका। और यहां देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया, ये वस्तु पर गिरा, ठीक है, और ये वापस लौट गया बच्चे। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होता है। यानी ध्यान में रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होता है। और यहां एक चीज और ध्यान में रखना है, दिशा में होता है। यह दो वस्तुओं पर कार्य करता है, यह दो वस्तुओं पर कार्य करता है, वस्तुओं पर कार्य करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। तो सदैव समान वस्तु पर लगते हैं, गलत बात है। ठीक है, समान परिमाण वाले होते हैं, ये सही है बच्चे। विपरीत दिशा में लगता है, ये गलत हो गया। सदैव स्वतंत्र, ये गलत बात हो गया। तो हमेशा समान परिमाण वाले होते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करेगा। किस दिशा में कार्य करेगा? विपरीत दिशा में कार्य करता है। दो वस्तुओं पर कार्य करता है। चलिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ठीक है, रोंटगन ने। बैक्वेरेल कौन सा? रेडियो सक्रियता की खोज की, रेडियो सक्रियता की खोज बैक्वेरेल ने किया था। और यहां देखिए मैरी क्यूरी ने, ठीक है, आपको रेडियम, किसका? रेडियम और पोलोनियम, पोलोनियम की खोज की। रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी ने किया था। चल बेटा आगे देखते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति आपको पता है कि 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की ध्वनि, हर्ज की ध्वनि, ठीक है, श्रव्य ध्वनि कहलाता है, श्रव्य ध्वनि कहलाता है। और बच्चे 20 हर्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि, 20 हर्ज से कम आवृत्ति अगर रहेगा, कम आवृत्ति की ध्वनि अगर रहेगा ध्वनि, तो ये कहलाएगा अवश्रव्य, अवश्रव्य तरंग। अब 20 किलो हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि, अधिक आवृत्ति की ध्वनि, की ध्वनि, ये क्या कहलाता है? तो पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंग। तो क्या हुआ? पराश्रव्य 20 किलो हर्ज से नीचे नहीं, 20 किलो हर्ज से क्या होगा? ऊपर। आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, 20 किलो हर्ज से ऊपर की ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। यहां देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? धूलकण। प्रकाश का विसरण का मतलब क्या होता है? फैलाव। ये देखिए प्रकाश की किरण चली और ये फैल गया चारों तरफ, तो इसको बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण, विसरण कहते बेटा, विसरण कहते हैं, विसरण या फैलाव। ये मुख्य रूप से धूलकण के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 होता है। और बच्चे ये रंगहीन गंधहीन गैस है, लेकिन बहुत उपयोगी है। हीलियम, ठीक है, हीलियम ये भी बड़ा उपयोगी गैस है, हीलियम। ठीक है, आपको वायुमंडलीय गुब्बारे में भरने में काम में आता है। जलवाष्प, ठीक है, वायु में जल की मात्रा, वायु में जल की मात्रा को हम क्या कहते हैं? जलवाष्प कहते हैं। वायु में जल की मात्रा जलवाष्प कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। करा वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो बच्चे कैपेसिटर। कौन? कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है, ठीक है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, ठीक है, को, विद्युत आवेश को क्या करता है? एकत्रित करता है,
एकत्रित करता है और बच्चे एकत्रित करता है। और विद्युत आवेश जब भी हम चर्चा करते हैं तो विद्युत आवेश, ठीक है, ये देखिए धारिता या कैपेसिटर बराबर क्या होता है, चार्ज बटा पोटेंशियल होता है। चार्ज बटा क्या हुआ, पोटेंशियल। आवेश बटा विभवांतर होगा, आवेश बटा विभवांतर होता है, ठीक है। आवेश का मात्रा कूलम और विभवांतर का मात्रा वोल्ट होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ये ठीक है विद्युत विभवांतर के परिमाण को, विभवांतर का परिमाण क्या करेगा, बढ़ाएगा और घटाएगा, ठीक है। प्रेरक इंडक्टर होता है, क्या होता है, इंडक्टर होगा, क्या होगा, इंडक्टर होता है। ट्रांजिस्टर आपको पता है, ट्रांजिस्टर ये NPN यानी ठीक है 2 या 2 से, या PNP, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये अर्धचालक डायोड होता है, क्या होता है, अर्धचालक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, अर्धचालक, जंक्शंस के बने होते हैं। चलिए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है, तो ये देखिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता जो है इसका मतलब हुआ गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान जो है त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, ये जी बोलते हैं इसको, जी बराबर क्या होता है, GM/r², ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। तो जी का मान, ठीक है, मान महत्तम कहां पर होगा, ध्रुव पर, ध्रुव पर होता है, ध्रुव पर होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ध्रुव पर होता है, तो ध्रुव पर हो गया। भूकेंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। सतह पर अलग अलग होगा, सतह पर क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, तो हाइड्रोजन में, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का 1H1 समस्थानिक जो होता है, जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन तो होगा, प्रोटॉन भी होगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन नहीं होगा, नहीं होता है। चलो, हीलियम क्या होता है, तो ये He है बच्चे, He को हीलियम बोलते हैं, 2He4 हीलियम हो गया। ऑक्सीजन 8O16 को ऑक्सीजन बोलते हैं। बेरिलियम ये क्या होगा, ठीक है, आपको बेरिलियम क्या है, तो ये भी एक प्रकार का धातु है। हीलियम 2, लिथियम, तो बेरिलियम 4 होता है, 4 इसका परमाणु संख्या 4Be9 हो जाता है, ठीक है, यानी बेरिलियम हो गया। तो बच्चे किसमें आपको नहीं होगा न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में, प्रोटियम में, किसमें, प्रोटियम। चलो तो देख नेक्स्ट, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है, आप लोग बताइए, तांबा और जस्ता का, तांबा और टीना अगर है तो वो क्या होगा, कांसा हो गया, क्या हो गया, कांसा। तांबा, टीना और तांबा Cu Zn और Cu, ठीक है, प्लस Zn प्लस Ni, ठीक है, कॉपर, जिंक और निकेल, ठीक है, को हम लोग बोलते हैं जर्मन सिल्वर, क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर कहते हैं, ठीक है। बच्चे चांदी जो होता है ये मुद्रा धातु है, कौन सा धातु है, मुद्रा धातु चांदी। और ये किस वर्ग का तत्व है, तो 11वें वर्ग का तत्व, 11वें वर्ग का तत्व है, 11वें वर्ग का तत्व है कौन, तो आपको, ठीक है, चांदी। देखिए, हाइड्रोकार्बन के अनुभार के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बच्चे मीथेन मतलब CH4, ठीक है, इथेन मतलब C2H6, ठीक है, प्रोपेन मतलब क्या हुआ, C3H8, ठीक है, C3H8, ठीक है, और ब्यूटेन मतलब क्या हुआ, C4H10, है ना। तो ये देखिए सही है, क्रम सही है, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यही होगा आपको आंसर। बच्चे एल्केन, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, हाइड्रोकार्बन आपको 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन, 2 प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन, 2 प्रकार के। पहला हो गया संतृप्त हो गया, दूसरा क्या हो गया, असंतृप्त हो गया, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात अगर करेंगे तो बच्चे इसमें क्या होगा, तो ठीक है, इसमें आ जाएगा इसका फार्मूला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला CnH2n प्लस क्या होता है 2, इसको एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन कहते हैं। तो एल्केन के सभी हैं सदस्य, किसके सदस्य हैं, एल्केन के। एल्केन का सूत्र क्या हुआ, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। आगे देखते हैं, कह रहा विमानन ईंधन में ग्लाइकोल के क्या मिलाने से क्या होता है, तो बच्चे ग्लाइकोल जो है, ग्लाइकोल ठीक है, COOH, ग्लाइकोल क्या होता है, तो CH2OH और ठीक है CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल, डायहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल क्या होगा, डायहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या करता है, तो बच्चे ईंधन जो है, ईंधन का
एमपी, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट या कहिए फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है, नीचे कर देगा जी। तो पेट्रोल के वाष्पन को, गलत बात है, हिमीकरण को रोकता है। पेट्रोल को ये क्या करेगा, ठीक है, ये ठोस बनने से रोक देता है। पेट्रोल को ठोस बनने से क्या कर देगा, रोक देने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, सीमेंट के रासायनिक घटक कौन होते हैं? सीमेंट, सीमेंट का निर्माण किया था जोसेफ अस्पर्डीन ने। किसने किया था? जोसेफ अस्पर्डीन ने किया था, अस्पर्डीन ने किया था। सीमेंट बने होते हैं किसके? तो सीमेंट बने होते हैं, ध्यान में रखिएगा, सीमेंट किसके किसके बने होंगे? तो ठीक है, चूना, ठीक है, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर देखिए ठीक है बच्चे सिलिका, सिलिका, ठीक है, आपको SiO2, और फिर आ गया आपका जिप्सम, इसके बने होते हैं CaSO4 × 2S2, जिप्सम के बने होते हैं, ठीक है। हाँ, जिप्सम सीमेंट के, हाँ सभी सीमेंट पे, जिप्सम जो है सीमेंट के जमने की दर को क्या कर देता है, घटा देता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, चूना पत्थर और मिट्टी, गलत बात है, चूना पत्थर चिकनी मिट्टी और, ठीक है, क्या हुआ, जिप्सम, ये हो गया आंसर, चूना पत्थर चिकनी मिट्टी और जिप्सम। हाँ चिकनी मिट्टी, सिलिका, सिलिका, सिलिका बोलते हैं उसको, ठीक है। व्हाइट सीमेंट जिप्सम होता है, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, हाँ। चल बेटा आगे देखते हैं, कारावाईयान के टायरों में भरने वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन। हीलियम अब नहीं भरते हैं जी, पहले भरते थे, पहले हीलियम भरा जाता था, पहले हीलियम भरते थे, लेकिन वर्तमान में आप लोग को नाइट्रोजन भरते हैं। यहां देखें, नियॉन, विज्ञापन नली में इसका यूज करते हैं, विज्ञापन नली, विज्ञापन नली में प्रयोग, विज्ञापन नली में प्रयोग करते हैं, किसका? तो बच्चे नियॉन का। एडवर्टीजमेंट लैंप, बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट, देखिए रोड के किनारे बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट लैंप लगा रहता है, ठीक है, हाँ, विज्ञापन नली में। चल बेटा, कवकों के विषय में क्या सत्य है? तो यहां देखिए, ठीक है, सत्य है, ईस्ट एवं मशरूम क्या है, कवक के उदाहरण है। हाँ ये उदाहरण है, असत्य पूछ रहा था, असत्य देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ये सही है बच्चे, ये ऑप्शन क्या है आपका, सही है, ईस्ट और कवक। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते, गलत बात है। कवक क्या है, परजीवी है। कवक क्या है, परजीवी है या मृतोपजीवी है, मृतोपजीवी है, ठीक है, तो इसलिए भोजन नहीं बनाएगा कवक, तो ये गलत हो गया। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, सही है। कवक उन स्थानों पर पाया जाता है जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। हाँ बच्चे, कवक से प्रोफाइटिक है, यानी यह ठीक है आपको गले हुए ऑर्गेनिक मटेरियल्स पर निवास करता है, इसीलिए ठीक है कवक क्या होगा, आपको उस जगह पर उत्पन्न होता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बच्चे क्या कहा जाएगा, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, पक्षी वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? तो सलीम अली को। किसको? बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लिम्नोलॉजी हमको लगता है झील का अध्ययन है, झीलों का अध्ययन, ठीक है। मैलकोलॉजी स्नेल्स का अध्ययन, मोलस्का का, स्नेल्स का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। चलिए क्या बोले, सलीम अली जम्मू कश्मीर में सलीम अली पार्क है, भारत का है जी, ठीक है। सलीम अली का है, भारत के, सलीम अली भारत के हैं, और सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को। बार बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहेंगे, तो क्या बोलिएगा? सलीम अली, ठीक है, सलीम अली। चलो बेटा अब देखते हैं क्या है आपको, ठीक है। तो यहां देखिए क्या है, हो गया ना, हर्पेटोलॉजी है, ठीक है, ये सरीसृपों का अध्ययन होता है, रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का, ठीक है, एम्फीबियंस उभयचर। एक तरह से इसको कभी कभी हम लोग बोल देते हैं क्या, स्नैक का अध्ययन, किसका? सर्प का, सर्प है ना, रेप्टाइल्स, सरीसृप, उभयचर, ये सब का हर्पेटोलॉजी। चल बेटा झीलों का अध्ययन। चलिए यहां देखिए, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? किसको? लाइसोसोम को। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। न्यूक्लियोसोम बच्चे, न्यूक्लियोसोम ये न्यूक्लियस में होता है। गोल्जी का है, यात्रा प्रबंधक कहा जाता है, यात्रा प्रबंधक, ठीक है, यात्रा प्रबंधक कहते हैं।
चलिए, आवृत बीजी पादपों के संबंध में असत्य कथन क्या है? आवृत बीजी मतलब क्या हुआ? दो तरह के पादप, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फूल लगेगा, जिसमें फूल क्या होगा, यहां देखिए बीज, बीज खोल के अंदर हो, बीज क्या हो, खोल के अंदर हो, खोल के अंदर होगा, ठीक है। चलिए, इनमें पुष्प पाया जाता है, सही है। इनमें इनके बीज फलों के भीतर बंद होते हैं, ये भी सही। इनको एक बीज पत्री दो मनोमक वर्गों, इनमें संवहन तंत्र अल्पविकसित होते हैं, ये गलत है बच्चे, ठीक है। संवहन तंत्र क्या होगा? संवहन मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे किसे प्रभावित करता है? तो शरीर की पाचन क्रिया, यकृत की क्षमता, किडनी, रक्त के ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज्यादा तीव्रता से किससे अभिक्रिया करता है? हाँ, हेमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है। इसीलिए ठीक है, आपको रक्त के ऑक्सीजन वहन की क्षमता को क्या कर देगा? घटा देता है। नहीं, देखिए तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो बच्चे तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। न्यूरॉन्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। सबसे बड़ी शरीर की कोशिका कौन? तंत्रिका कोशिका। चलो, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का घटक? बच्चे कौन हो गया? बीटा कोबाल्ट। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट। इसको बोलते हैं साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, कोबालामीन कहा जाता है, ठीक है। आयरन, आयरन हेमोग्लोबिन का घटक है। किसका घटक है? हेमोग्लोबिन का घटक है। जिंक आपको इंसुलिन में पाया जाता है। किसमें? इंसुलिन में। इंसुलिन का घटक जिंक हो गया। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट, एक बंद अर्थव्यवस्था हो गया ना, और भी है, क्या है? 31 अब नहीं ना, नहीं वो सब पढ़ा था, 1 मिनट में। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो प्रस्तावना भी पढ़ते होइएगा, तो उसमें लिखता है 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रस्तावना से मिलती है। कहाँ से? प्रस्तावना से। और संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किसकी तरफ से किया था?
भारत की जनता की ओर से, भारत की जनता की ओर से, क्योंकि प्रस्तावना का पहला ही लाइन क्या कहता है, हम भारत के लोग भारत को डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा याद है प्रस्तावना, कोई याद किए फिर कि नहीं किए? बहुत अच्छे, उत्तम लक्षण हैं आप लोगों के। संविधान सभा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद फिर 11 दिसंबर को अगली बैठक हुई थी। इसमें क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद इसी दिन आपको हरिश्चंद्र मुखर्जी को संविधान सभा का स्थायी उपाध्यक्ष घोषित किया गया, नियुक्त किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो आगे चल करके आपका प्रस्तावना हुआ था। और यही प्रस्तावना कहता है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। चलिए अगला आपका आंसर हो गया, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन देखिएगा, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो नए राज्य के गठन, सबसे पहले आपका भाग 1 जो है भारतीय संविधान का, भाग 1 कहां से कहां अनुच्छेद इसमें वर्णित है? 1 से 4। इसमें आपका अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि इसमें सूची है, भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है, जिसके अनुसार कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा आपका ये अनुच्छेद फर्स्ट कहता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों के गठन की बात करता है, जिसमें कि आपको अनुच्छेद 2 का एक वर्णित है। इसमें नए राज्यों के प्रवेश का, सॉरी, अनुच्छेद 2 कहता है आपको नए राज्यों का प्रवेश, गठन नहीं बोलिएगा, नए राज्यों का प्रवेश जो कि भारतीय सीमा में नहीं है उसको भारतीय सीमा में जोड़ना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? भारतीय राज्य, नए राज्यों का भारतीय राज्य या संघ के रूप में उसका प्रवेश करना। उसके बाद तीसरा अनुच्छेद जो कहता है, यह कहता है कि किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को है, और इसके लिए वह क्या करता है? साधारण विधेयक लाता है। और ऐसे विधेयक संविधान संशोधन विधेयक नहीं होते हैं। हम पहले भी बतला चुके हैं कि जो भी विधेयक आपको साधारण बहुमत से पारित हो जाए वह क्या होगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो अनुच्छेद 3 के तहत ही आपके किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। और ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आपको संसद में पेश किया जाता है और उस पर संबंधित राज्य को, जिसके संदर्भ में ये परिवर्तन होना है, उससे भी राय विमर्श लिया जाता है। हालांकि उसका राय विमर्श क्या होता है? सलाहकारी या औपचारिक मात्र होता है, वह किसी पर बाध्य नहीं होता है। क्लियर है? आंसर आपका संसद में हो जाएगा। भारत में कितना राज्य भी है? 28 राज्य और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। इसी में आपका अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है। इसमें आपका एक अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद 19(1) का क है। यह आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि केवल बोलकर, लिखकर, चित्र बनाकर या शांत रह करके भी अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का, जो आपके मन में या जो आपके दिल दिमाग में चल रहा है उसको आप व्यक्त कर पाए किसी भी रूप में, यही क्या होता है? अभिव्यक्ति होता है। काहे मुस्कुरा रहे हैं? चल रहा है कुछ दिल में? अच्छा नहीं, चलना चाहिए। वैसे चले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं चल रहा है इसका मतलब दिक्कत है। तो अनुच्छेद 19(1) का क्या कहता है कि अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की स्वतंत्रता आपके पास है।
तो जिसमें कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्र इसके अलावा आपको अनुच्छेद 19 एक 6 प्रकार में एक ये हो गया। उसके बाद 19(1) ख क्या है, संघ व संगठन बनाने का अधिकार। फिर इसी में आगे देखिएगा तो शांतिपूर्वक सभा प्रदर्शन या धरना करने का अधिकार, इसमें हड़ताल का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार आपको प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह किसमें है, भाषण की स्वतंत्रता में है। विधियों का समान संरक्षण ये आपको कहां से लिया गया है, अमेरिका हो जाएगा। संरक्षण बोलेगा तो अमेरिका हो जाएगा, और विधि के समक्ष समता बोलेगा तो कहां से, ब्रिटेन से हो जाएगा, जो कि अभी आपको 68वीं बीपीएससी में पूछा भी था। संघ बनाने की स्वतंत्रता किसमें, 19(1) ख। उसके बाद कार्य और सामग्री की सुरक्षा, कार्य और सामग्री की सुरक्षा यह आपको किसका पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दिक्कत होगा कहीं तो बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो हमको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ली कहां से है, कहां, तो आपको डीपीएसपी में है। और भारत में डीपीएसपी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान में इसको कहां से लिया गया है, स्पेन से लिया गया है। तो डीपीएसपी का जो प्रयास है वह है लोक कल्याणकारी अवधारणाओं पर आधारित है, इसलिए डीपीएसपी को 3 पार्ट में बांटा गया है, समाजवादी तत्व, उदार बौद्धिक तत्व और एक आपका क्या, गांधीवादी तत्व। जोर से बोलिए ना, क्या बोलते हैं पता नहीं चलता है, खुद सुन पाते हैं, वाह। तो डीपीएसपी आपको आयरलैंड से लिया गया। इसमें जो कल्याणकारी राज्य का मतलब होगा वह अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण नहीं होगा, बहुत सारे लोग इस सोच रहे होंगे। डीपीएसपी में जो कल्याणकारी वर्ड है वह कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में है, इसलिए यहां आपका क्या होगा कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यह आपका डीपीएसपी का हिस्सा है। और डीपीएसपी किसमें, भाग 4 में, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। और कोई दिक्कत इसमें, चलिए अगला, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है, अनुच्छेद 85 है। अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में जो परंपरा है उसके हिसाब से भारत में 3 सत्र हो जाया करता है अक्सर। कौन कौन सा, सबसे पहले बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र, उसके बाद तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। यानी भारत में 3 सत्र हो जाता है, जबकि होना कितना मिनिमम चाहिए, तो होना 2 चाहिए। यही क्वेश्चन पूछा रहता है कि भारत में संसद की मिनिमम यानी न्यूनतम कितने सत्र आयोजित होते हैं, तो कितने, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा, तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। किस अनुच्छेद में इस बात का जिक्र है, अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं उल्लेखित है कहां, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों का जिक्र कहां है, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र है। जिसमें हम बात करें संघ सूची, ये आपको पहले 1935 के अधिनियम में भी इसका जिक्र था, और आगे शायद इस पर क्वेश्चन भी है एक, है ना, कि अवशिष्ट शक्तियां 1935 के अधिनियम के तहत किसमें निहित थी। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम में भी यह प्रावधान था, संघ सूची पर केवल और केवल संघ सरकार ही कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष केस में केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। लेकिन नॉर्मल वे में अगर बात की जाए, सामान्य अवस्था में, तो समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाने हेतु अधिकृत है। ठीक है, और जब एक ही विषय पर दोनों कानून बना दे तो संघ का कानून प्रभावी होता है। और यदि राज्य का कानून पहले से बना हुआ और फिर संघ भी कानून बना दे, तो ऐसी स्थिति में यदि टकराव की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति को यह तय करना होता है कि किसका कानून बेहतर है। जिसका कानून बेहतर होता है वह प्रभावी होता है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में से समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकता है। अवशिष्ट विषय, यह आपको अनुच्छेद 248 में वर्णित है। किसमें,
अनुच्छेद 248 में, और ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए, और कोई दिक्कत इसमें? अवशिष्ट सूची वैसा विषय होता है जो इन तीनों में से किसी में नहीं आता है तो इसमें आता है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, यानी केंद्र सरकार को है। अगला क्वेश्चन, चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। छठी अनुसूची में क्या है? जनजातीय क्षेत्र किसके लिए? असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। सेवन सिस्टर में सब थोड़े आएगा, इसमें 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम, इन 4 राज्यों के अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का जिक्र इसमें मिलता है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। कितनी राजभाषाएं वर्तमान में अंकित है? इसमें 22 भाषाएं अंकित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम है। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2 और 1। चलिए, ये लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां उस समय भी थी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची उस समय जो था, यानी आपका क्या बोलते हैं संघ सूची को? संघ सूची को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वो नहीं बोलिएगा। उस समय कितना था? 59 विषय इसमें था। राज्य सूची में 54 विषय था। उसके बाद समवर्ती सूची में उस समय कितना? 36 विषय था। ये हम बात कर रहे हैं कब का? 1935 के अधिनियम में जो आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र था, उसमें 59 विषय संघ सूची में, 54 विषय राज्य सूची में और 36 विषय समवर्ती सूची में था। इसमें से आपको अवशिष्ट शक्तियां जो थी वह आपको गवर्नर जनरल को प्राप्त था। किसको? गवर्नर जनरल। हालांकि इसको वायसराय कहना ठीक होगा उस समय के हिसाब से। ठीक है, तो गवर्नर जनरल या वायसराय जो कहिए, उसमें अवशिष्ट शक्तियां निहित थी। ठीक है, कोई दिक्कत? और 1935 के तहत क्या हुआ था? प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसी को कहा था किसने? बिना ईंधन का गाड़ी, जवाहरलाल नेहरू ने। और जिन्ना ने कहा था यह मूल रूप से सड़ा हुआ और बेकार अधिनियम है। संघ सूची में अभी 98, 59, 62, 52। तरीके आज ये अच्छा चल रहा है लोग जी, सॉफ्ट लग रहा है लिखने में, पता नहीं क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या नंबर है वो? एक बंद अर्थव्यवस्था डैश में, ठीक है, एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो खुली अर्थव्यवस्था में होता है क्या पूरे विश्व के साथ आदान प्रदान जारी रहता है, और बंद अर्थव्यवस्था मतलब इसमें आयात और निर्यात क्या हो जाता है? पूरी तरह से बैंड होता है, यानी ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है। और ऐसी स्थिति में आप देखिएगा तो जीडीपी बराबर जीएनपी, जीडीपी बराबर जीएनपी वाला फार्मूला पढ़े होइएगा, तो उसमें क्या होता है? जीडीपी में से हम लोग विदेशियों द्वारा भारत में उत्पादित आय को हटा देते हैं और भारतीयों द्वारा हटा देते हैं, तो ये क्या होता है? आपको जीएनपी मिलता है। लेकिन जब बंद अर्थव्यवस्था होता है तो ना बाहर का लोग यहाँ आता है ना यहाँ का लोग बाहर जाता है, तो क्या होता है? जीडीपी बराबर जीएनपी होता है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जा रही है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। इसमें पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे मोहम्मद फजलुल हक,
और भारत के अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। इन दोनों के प्रयासों से यह इंडेक्स जारी होने लगा। और यह जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी करता है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है, इसी के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें आपको मूलतः जो चीजें कंसीडर की जाती है वह शिक्षा, इसके अलावा स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, ठीक है, इन सब बेसिक चीजों को शामिल किया जाता है। तो ये आपको कौन जारी करता है? यूएनडीपी करता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। मुख्यालय कहाँ? पेरिस में। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1945 हम लोग पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जानते हैं एनसीईआरटी लिखता है 44, इसके साइट पर भी लिखता है अब 44। तो 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? यह भी 1944 में हुआ था। हम लोग अभी तक यही ना, रमेश सिंह भी अभी भी वही लिखते हैं कि ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में इसकी स्थापना की घोषणा हुई और 27 दिसंबर 1945 को ये औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। तो 27 दिसंबर 1945 को स्थापना, 44 में घोषणा। अगला, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, उसे क्या कहते हैं? शीघ्र पलायन मतलब क्या हो? उसका डिमांड ज्यादा होना चाहिए, मांग ज्यादा होगा तभी तो शीघ्र पलायन करेगा। और ऐसी मुद्रा जो उपलब्धता जिसकी कम हो, जिसकी उपलब्धता क्या हो? कम हो, और उसकी डिमांड ज्यादा हो, यानी दो चीज उसके लिए खास हो। बहुत ज्यादा अगर मुद्रा आसानी से उपलब्ध होगा तो वो हर किसी के पास होगा, क्यों लोग मांगेगा उसको? तो उपलब्धता क्या हो? कम हो, और मांग ज्यादा हो। तो ऐसी मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? हॉट मनी कहते हैं, उष्ण मुद्रा कहते हैं। क्या इसमें क्या होता है? शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है, यानी हर लोग वैसा मुद्रा चाहता है। हर लोग के पास, जैसे अभी आपको रुपया दे कोई, और एक तरफ डॉलर लेके थैली में रहे, एक तरफ रुपया लेके रहे, क्या चाहिए? तो क्या लीजिएगा? डॉलर लीजिएगा, क्योंकि वो क्या है? इजीली अवेलेबल नहीं है, महंगा है, और हर किसी को वो चाहिए। तो ऐसी मुद्रा को ही हम लोग क्या कहेंगे? हॉट मनी कहेंगे। टोकन मनी क्या होता है? एक प्रकार का सांकेतिक मुद्रा होगा। क्या होगा? सांकेतिक मुद्रा होता है, जिसको वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं। आजकल क्रिप्टो वगैरह देखिएगा तो इसी टोकन में खरीदा जाता है, ठीक है। सॉफ्ट मनी एग्जैक्ट वैसा कुछ हमको लगता नहीं है कि है, लेकिन हॉट मनी अगर कहिएगा तो ये ठीक है, लेकिन सॉफ्ट मनी, हार्ड मनी, ऐसा तो हमको नहीं लगता कुछ है। कि कौन सा करेंसी? नहीं समझ रहे हैं? पान फ्लो करेंसी, 5 ठो करेंसी। अच्छा, हार्ड में नहीं पता हमको। वो अथी वाला क्या है? एसडीआर वाला क्या? आपको जो आईएमएफ की मुद्रा में शामिल होता है, नहीं पता हमको। हार्ड मनी उसको कहते हैं कि नहीं कहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन वो उसमें कुछ करेंसी शामिल होता है, वो आपका एसडीआर कहलाता है। अगला, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत आपको हुई थी कब? 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा। और राज्य सरकार की अगर बात करें, राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार में यूपी ने इसको 2001 में, यूपी ने 2001 में इसको लॉन्च किया था। इसके तहत आपको टमाटर, प्याज एवं आलू का मूल्य नियंत्रण किया जाता है। टमाटर, आलू एवं प्याज बोलिएगा तो क्या? टॉप। इसको टॉप योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप योजना भी कहते हैं। टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो कहते हैं। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला, पंखा चलेगा हो? गर्मी लग रहा है बहुत। चलिए देखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो आईएमएफ के द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। और यह क्या करता है? तो यह आपको वैश्विक आर्थिक वृद्धि, वैश्विक
आर्थिक वृद्धि का आकलन करता है, वैश्विक आर्थिक वृद्धि का आकलन करता है, यानी अनुमान लगाता है। और अभी इसने 2023 के लिए जो बताया है, 2023 के लिए बताया है, पहले इसने कहा था कि 3.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि जो होगा वह 3.1 की दर से होगा, 3.1 की दर से होगा। ये 2022 के लिए इसने बताया था, और 2023 के लिए इसने जो बताया है वह 2.9 बतलाया है। कितना? 2.9 बतलाया है। तो ये क्या करता है? आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि का आकलन करने वाली संस्था है IMF। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? कौन सा लगाया है आप लोग? पुडुचेरी। ऑप्शन यहां कैसे बदल गया हो? क्वेश्चन में तो ठीक है। यही वाला है। क्या नंबर है? यहाँ तो ठीक है विकल्प। स्लाइड बनाने वाला का ये महानता है। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र आपका जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। बहुत सारे लोग लद्दाख के साथ हैं, लद्दाख के साथ हैं, लेकिन वो भारत देखिएगा, भारत आता है हर साल, उसमें हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार देखे हैं। हम भी पहले लद्दाख लिखते थे, लेकिन भारत देखने के बाद हम जम्मू कश्मीर लिखे हैं बहुत सारे जगहों पर, और जम्मू कश्मीर ही लिखते हैं, जम्मू कश्मीर ही बताते भी हैं। जम्मू कश्मीर आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि इसमें आपका विवादित क्षेत्र जो है पीओके के को लेकर के, उस विवादित क्षेत्र को भारत का हिस्सा माना जाता है। और आप छोड़ रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं? आप मान रहे हैं वो मेरा है ही नहीं, है ना। तो भारत में आप देखिएगा, भारत किताब जो भारत सरकार का आता है उसमें जम्मू कश्मीर को सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बताया गया है। सबसे बड़ा किसको? जम्मू कश्मीर को बताया गया है। और दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट आपका लद्दाख है, सेकंड लार्जेस्ट लद्दाख है। अगला, जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको? तो जोजिला दर्रा है कहाँ? लद्दाख में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर लद्दाख के इलाके में पड़ता है। हम बोल रहे हैं ना, भारत देखिएगा, जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल साइट देखिए कितना क्षेत्रफल लिखता है। देखिए ना आप ऑफिशियल साइट पर दिखाइए हमको। अब उसके बाद भारत जो निकलता है वो देख लीजिएगा उसके बाद, ठीक है। इंडिया, हाँ इंडिया ईयर बुक ही हम भी बोल रहे हैं, हाँ उसी में, हम उसी के हवाले से हम भी बोल रहे हैं। और आप हमको ला करके दिखा दीजिएगा उसमें लद्दाख, ठीक है। होगा तो बदल लीजिएगा, लेकिन हम इसलिए बार बार बता रहे हैं कि हम बहुत बार देखे हैं, बहुत बार आश्वस्त हो लिए हैं, तभी बताते हैं। हाँ हम समझ रहे हैं। आप 5 अगस्त 2019 को जिस दिन आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक आपको पेश हुआ था, हाँ कश्मीर का जो विवादित क्षेत्र है, जो आपको चीन हड़पा है, पाकिस्तान हड़पा, उसको जोड़िएगा नहीं। आपका जमीन है, आप कुछ क्षण के लिए कमजोर हो गया, पड़ोसी हड़प लिया तो पड़ोसी का हो गया, आप ही का ना होगा। तो देख लीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा भारत को। और उसके बाद छोड़िए ना, आज तक का साइट देख लीजिएगा। 5 अगस्त 2019 को जिस दिन पुनर्गठन विधेयक पेश हुआ है, उस दिन क्या लिखा है वो? हम भी आपका नहीं काट रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, हम भी आपका बात नहीं काट रहे हैं, आप भी हमारा नहीं काट रहे, लेकिन हम भी वही कह रहे हैं कि एक बार देख लीजिएगा कौन सा साइट। तो आज तक का 5 अगस्त 2019 का न्यूज, ठीक है। उसके बाद फिर ये भारत का भी देख लीजिएगा। लद्दाख में है भैया, कहाँ है? कौन बोल रहे हैं? लद्दाख में पड़ता है, बॉर्डर पर भी है तो लद्दाख। अब ये बॉर्डर है तो यहाँ होगा, तो इसको क्या बोलिएगा आप?
ठीक है, लद्दाख में ये है, और श्रीनगर और लेह को क्या करता है, जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इसके बाद लद्दाख में बताइए कौन कौन सा आपका ये है दर्रा, दर्रा कहते किसको हैं, बोलिए बोलिए। दो पर्वत के बीच जो संकरा मार्ग होता है, आर पार जाने के बीच दो पर्वत को कनेक्ट जो करता है उसी को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। यानी एक पर्वत से हम क्या कर रहे हैं, रास्ता ही कह रहे हैं। दो पर्वतों के बीच के सकरे मार्ग को, दो पर्वतों के बीच के सकरे मार्ग को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। रट के नहीं रखे हैं, जैसे निकलता है वैसे बोलते हैं, ठीक है। तो भावनाओं को समझिए, ये आपका दर्रा होता है। और दर्रा आपका लद्दाख में कितना है, कौन कौन सा है, काराकोरम, उसके बाद बोलिए लानकला, खारदुंगला, खारदुंगला, चांगला, उसके बाद और है देपसांगला, और जाराला। ये सब दर्रा आपको कहाँ है, लद्दाख में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, बोलो बोलो। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, बोमडिला, और बताइए यांगयाप, उसके बाद आपका चंबा और स्पीति, ये क्षेत्र कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा, और बताइए, और ठीक है। कालिम्पोंग क्षेत्र कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग के क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में। और लहासा तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी, 12 है। महाराष्ट्र में कौन कौन सा, संजय गांधी, तडोबा आदि, यहां कुल मिलाकर के कितने, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। गुजरात में गिर और कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और यहाँ आपको कुल मिलाकर के 4 राष्ट्रीय उद्यान है। और झारखंड में एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, झारखंड के कोई हैं, झारखंड के कोई हैं इसमें, सब बिहार के हैं। झारखंड में बेतला है, लातेहार जिला झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए अगला, आए पलामू राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। राष्ट्रीय उद्यान अलग होता है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में एक बेसिक अंतर होता है। हाँ ठीक, टाइम पर समझ जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। सांभर लवन झील कहाँ स्थित है। सांभर लवन झील मतलब क्या, नमकीन झील। बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या कोई गम है, क्या गम है, कौन सा गलत हो गया, ये सांभर झील। अपने आप को माफ मत करिएगा, जाइएगा रूम में, कान पकड़िएगा, 15 बार उठ बैठ करिएगा अपनी तरफ से, 5 बार मेरी तरफ से, 5 बार इस समस्त समाज की तरफ से, 25 बार, ठीक है। सांभर लवन झील कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा कौन सा इसका, तो तुम सांभर झील हिमाचल प्रदेश में हमारी हो, तो तुम 25 बार तुम भी कर लेना उठ बैठ, ठीक है। राजस्थान में इसके अलावा आपका कौन सा, डिडवाना झील, पंचभद्र झील, और कौन कौन सा है, उदयपुर लेक,
ये सब आपको राजस्थान में है। हिमाचल प्रदेश में कोनो याद रखिएगा या नहीं याद रखिए, ये आप जरूर याद रखिएगा, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, क्योंकि सब अमूमन बताता है ताल वाला सब कहाँ है, उत्तराखंड में, लेकिन ये ताल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन सा झील, पन्ना लेक है, याद रखिएगा। कर्नाटक में, कर्नाटक वाला नाम थोड़ा टेढ़ा होगा। चलिए आगे देखिए, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। महाराष्ट्र में क्या हर क्षेत्र में ही, हर क्षेत्र में कपास को क्या कहते हैं, श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। और कपास आपका क्या है, तो रेशेदार, रेशेदार नहीं, कपास किससे प्राप्त होता है, कपास आपको बीज से प्राप्त होता है। किससे, बीज से प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको प्लेटिनम को जानते होइएगा, प्लेटिनम को भी सफेद सोना कहते हैं, प्लेटिनम को भी सफेद सोना कहा जाता है। सबसे ज्यादा कपास उत्पादन अभी कहाँ होता है, महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है, भारत में महाराष्ट्र। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, कौन सा, शुक्र है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। रीजन क्या है चमकीला होने का, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक होती है, और ये क्या होता है, जितना आपको दिन में गर्म होता है उतना अधिक रात में ठंडा भी हो जाता है, और जो उष्मा का अच्छा अवशोषक होगा वह उष्मा का अच्छा विकिरक भी होगा। इसीलिए यह क्या होता है, आपको सबसे चमकदार ग्रह है। कौन सा ग्रह, शुक्र है। और सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी यह आपका है, क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। रीजन क्या है, तो इसके वायुमंडल में 95% लगभग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है, शुक्र है। और सूर्य से दूरी के आधार पर अगर ग्रहों के क्रम की हम बात करें तो सबसे निकट कौन, बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, फिर वरुण है। इसमें से 4 ग्रह को क्या कहते हैं हम लोग, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह कहते हैं। इन सभी ग्रहों का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो कम होता है, जबकि उसके बनिस्पत इन सभी आपका पार्थिव ग्रह का जो घनत्व होगा वह क्या होगा, अधिक होता है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसका घनत्व। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, शनि है। सबसे कम घनत्व वाला शनि है, 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और यह इतना हल्का होता है कि पानी पर भी तैर सकता है, ठीक है। इसके अलावा बृहस्पति आपका क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। बुध क्या है, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य के चारों ओर यह कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, 88 दिन में। और अपने अक्ष पर 59 दिन में चक्कर लगा लेता है। उसके बाद मंगल ग्रह को क्या कहते हैं हम लोग, लाल ग्रह कहते हैं। और इसको डर, इसका जो उपग्रह है फोबोस और डिमोस, उसको डर और भय वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, डर और भय वाला उपग्रह कहते हैं फोबोस और डिमोस को। फोबोस के नाम में ही देखिएगा क्या, फोब यानी क्या होता है, फोब मतलब डर होता है। तो यह आपका मंगल ग्रह है। और इसमें कोई दिक्कत। अगला, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, कहां खींची गई है, ठीक है। ये आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। और इसी के पूरब में जो रेखा खींची जाती है उसको कहेंगे क्या हम लोग, पूर्वी देशांतर रेखा। पश्चिम में जो रेखा खींची जाएगी उसको क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक ऐसा ही एक समय आएगा जब आपको पूर्वी और पश्चिमी, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, ये अगर पृथ्वी है तो 180 के लिए इधर एक होगा एक इधर होगा, ऐसा थोड़े है। वो एक ही रेखा पर है, क्या है, एक ही रेखा पर
है, यानी अगर यहां से मान लीजिए ये मार्कर जो है ये क्या है आपको 0 डिग्री है, ठीक है, और 0 डिग्री से इधर क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है, तो दोनों का जो होगा 180, इधर से भी 180 और इधर से भी 180, वो एक ही रेखा पर है। और हम लोग चूंकि दो दिशा से देख रहे हैं, पूर्व से और पश्चिम से, इसलिए उसको पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन दोनों के दोनों है क्या, एक ही रेखा है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360 है। विषुवत रेखा के, आप अक्षांश रेखा के बारे में देखते होइएगा कि बहुत जगह लिखता है कि 181 अक्षांश है। क्यों? क्योंकि उसमें विषुवत रेखा को कंसीडर करता है, और 90 उत्तर 90 दक्षिण 180 और एक विषुवत रेखा 181। लेकिन जब देशांतर रेखा की बात करिएगा तो कहीं भी 361 नहीं मिलता है। रीजन क्या है कि आपको 180 जो है वह एक ही बार काउंट होता है, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग होता है, और एक बार ये 0 डिग्री काउंट होता है। बात को समझ रहे हैं? 180 इधर से 180 इधर से 360, और ये 101 क्या हो गया 361, तो 180 एक बार काउंट होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ से मैक्सिमम 180 ही खींचा जा रहा है, 181 खींचा नहीं जा रहा है, तो अंतिम रेखा एक ही पर होगा, और पहला रेखा गिना करके क्या होगा 360 देशांतर रेखा होता है। और ये कहां से गुजरता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको प्रशांत महासागर से होकर के गुजरेगा। कहां से? प्रशांत महासागर से होकर के गुजरता है। इस इलाके से लगभग आप देखिएगा यहाँ 3-4 जगह इसको फॉल्ट करके भी गुजारा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1884 में किया गया था। ठीक है, सबसे ज्यादा मानक देशांतर किस देश में है? फ्रांस कितना है? रूस के पास 11 है, एनसीईआरटी भी लिखता है। ठीक है, एनसीईआरटी भी 11 ही लिखता है। तो नेट पर लिखने वाला बहुत सारा लिखता है, वो छोटा सा देश है। ठीक है, और अटलांटिक महासागर से कौन क्या गुजरता है बताइए? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, यह गुजरता है। उसके बाद आपका एशिया, अफ्रीका, ये सब आपका अलग चीज है। समझ गए इसको? कोई दिक्कत है? नहीं समझे? विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में स्वच्छ जल की या मीठे जल की सबसे बड़ी झील कहाँ? सुपीरियर है। कहाँ? अमेरिका में है। और हमने उस दिन भी आपको बताया था कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 झील का क्षेत्र है। सबसे पश्चिम में सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर ईरी और फिर ओंटारियो। हमने याद रखने का जुगाड़ भी बताया था आपको, SM हियो यानी स्टेशन मास्टर हियो। ठीक है, तो इस ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। सुपीरियर झील, मिशिगन कहाँ हो गया? यह भी आपको USA। विक्टोरिया कहाँ हो गया? तो यह अफ्रीका में। विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और विक्टोरिया झील से ही क्या निकलती है? नील नदी निकलती है। विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। और नील नदी गिरती कहाँ है? तो भूमध्य सागर में। बालखस झील कहाँ है? बालखस झील कजाकिस्तान में। बालखस झील कहाँ? कजाकिस्तान में है। आगे, वायुमंडल के किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है? हमको लगता है कि पिछले 1 सप्ताह में 2 बार बता चुके हैं, आज तीसरी बार ये क्वेश्चन है। क्या हो? आप तो सब टेस्ट में दरोगा वाला में रहते हैं ना? आप नहीं रहते हैं दरोगा वाला? दरोगा वाला में ही थे, बट वहां भी था क्वेश्चन, था ना वो? तो कौन सा? आयन मंडल को इसीलिए हम लोग ताप मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ तेजी से ताप बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। यानी ताप वृद्धि का जो दर होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते चलेंगे ताप वृद्धि क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। इसलिए आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं। इसके अलावा आयन मंडल में क्या होता है? संचार तरंगें हमको यहीं से मिलती है, सिग्नल यहीं से आपको आयन मंडल से ही मिल पाता है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्या होता है? अनुकूल यहाँ होता है यह। इसके अलावा आपका यहाँ ओजोन O3 ओजोन पाया जाता है। बहिर्मंडल आपको क्या है? सबसे पांचवा सबसे यानी सबसे ऊंची परत है ये वायुमंडल की। और क्षोभ मंडल क्या है? सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है। इसके अलावा इसका आपको एवरेज ऊंचाई पूछा गया था बीपीएससी में इस बार, कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर इसका एवरेज है।
विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुव से विषुवत आपको क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर, दोनों का एवरेज 13 किलोमीटर। ठीक है, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? तो बुर्ज होम से यह मिला है, और बुर्ज होम कहाँ? कश्मीर के क्षेत्र में है। इसके अलावा याद रखिएगा बुर्ज होम से आपको गर्तावास का साक्ष्य, यानी जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके घर बना करके लोगों के जीवन यापन का भी साक्ष्य मिला है। कहां से? बुर्ज होम। और एक स्थल और आपका है गुफ कराल। कौन सा? गुफ कराल। गुफ कराल और बुर्ज होम, यहां से आपको मिला है। इसके अलावा आपका ब्रह्मगिरी है, तो ये कहाँ? आपको मैसूर में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक मैसूर में। चिरांद कहाँ है? सारण जिला में, छपरा में। कहाँ? यहां से आपको नवपाषाण काल में हड्डी के उपकरण कुंची का बोले? हिरण का हड्डी है। वाह, महान है आप लोग तो। ठीक है, चिरांद सारण में। उसके बाद मास्की क्या है? मास्की से एक अभिलेख मिला है जिसमें अशोक के वास्तविक नाम का जिक्र मिलता है। मास्की कहाँ है? तो यह भी कर्नाटक में, मास्की कर्नाटक में। ठीक है, तो यह भी आपको अशोक के नाम का, वास्तविक नाम का जिक्र करता है। ठीक है, हाँ, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलन, चार अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख अशोक के रूप में मिलता है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान। वेदों की रचना मानव ने नहीं बल्कि ईश्वर ने की थी, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेदों को सुन करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसके ज्ञान का संचार किया जाता था, इसलिए वेदों को श्रमण भी कहा गया है। क्या कहा गया? वेदों को श्रमण कहा गया है। वेदों को क्या कहा गया? अपौरुषेय। अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि मानव ने नहीं बल्कि ईश्वर ने इसकी रचना की थी। श्रमण क्यों कहते हैं? क्योंकि सुन करके इसके ज्ञान का संचार होता था। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4 है। ठीक है, चलिए, और कुछ बताने की जरूरी है? बाकी सब चीज जानते ही होंगे, आप लोग भी तेज हैं। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम बतलाए हुए थे। क्या बतलाए हुए थे? जॉर्ज बुश साहब को। बु से बुद्ध, सौ से शाक्य। बुद्ध किस कुल से थे? शाक्य कुल से संबंधित थे। होता है, सब आदमी का माइंड एक जैसा नहीं होता है। हमको आडवाणी जी में, वाजपेयी जी में इतना कंफ्यूजन रहता था, पते नहीं चलता था आडवाणी बोल रहे हैं वाजपेयी बोल रहे हैं। बहुत बाद में धीरे धीरे पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ता गया तो क्लियर होता गया। मैं इंटर में हमको बोलता था कोई वाजपेयी जी, तो हम समझते थे कि आडवाणी जी बोल रहा है। आडवाणी बोलता था, हम वाजपेयी समझते थे। ये हालत होता है। तो आपको ये किस कुल थे? शाक्य कुल के संबंधित, शाक्य कुल से संबंधित थे। इनके पिता का नाम क्या था? बुद्ध के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया। पत्नी का नाम यशोदा की यशोधरा। क्या बोले? यशोदा, याद रखिएगा, यशोदा। ठीक, हाँ ठीक है। उसके बाद ज्ञात्रिक कुल से कौन थे? महावीर। और बुद्ध क्या थे? आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। काहे हंस रही हो बाबू? कुरु क्या था आपका? महाजनपद था, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसी कुरु वंश का था आपका पांडव और कौरव। कुरु से ही आया है कौरव। अगला, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी। और मगध को प्राचीन काल में क्या कहते थे? कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। और इस एक वास्तुकार था आपका महागोविंद। कौन? महागोविंद नामक वास्तुकार ने,
गोविंद नामक वास्तुकार ने क्या किया था? गिरिब्रज की स्थापना की थी या गिरिब्रज का निर्माण करवाया था? हाँ हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक तौर पर पूछेगा तब। मगध की राजधानी ज्यादा समय तक कौन रही है? राजगृह या गिरिब्रज? शुरुआत में भी बाद में भी, ठीक है। फिर बाद में पाटलिपुत्रा हो गया था। उससे पहले कहाँ था? तो वैशाली हो गया था। तो वैशाली कौन ले गया था? कालाशोक वैशाली ले गया था। और ना उल्टा बोल रहे हैं आप। उदयन तो आपको हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ, उसके बाद शिशुनाग ले गया था। शिशुनाग राजधानी को ले गया था वैशाली, और कालाशोक वैशाली से फिर पाटलिपुत्रा लाया था, ठीक है। तो वैशाली कुछ ही दिनों तक रहा था। आपका प्रारंभ में जो था वह गिरिब्रज ही था, इसलिए गिरिब्रज मान, ठीक है। अगर बोलेगा कि वैशाली किसके समय में था, तब शिशुनाग के समय में, बहुत क्षणिक समय के लिए रहा था, तो फिर वो आपको नहीं होगा। क्या हो जाएगा यहाँ? गिरिब्रज और राजगृह हो जाएगा। महागोविंद इसके क्या थे? वास्तुकार थे। प्रतिष्ठान किसकी राजधानी थी? सातवाहनों की। सातवाहनों की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की, सिमुक ने। वैशाली किसकी राजधानी थी? वत्स की कौशाम्बी, वज्जी का था। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। और चंपा किसकी? अंग की राजधानी थी। हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? यूनानियों की अगर हम बात करें तो ये ई का उच्चारण इन लोगों का आता था। इसने इंडस नदी को, सिंधु नदी को इंडस नदी कहा था, सिंधु नदी को इंडस नदी कहा था। और इंडस से एक टर्म आया इंडिया। इंडस से क्या टर्म आया? इंडिया। तो अगर पूछे कि इंडिया नाम किसने दिया, तो यूनानियों ने। उसके बाद अरबों की यदि हम बात करें तो ये स का उच्चारण जो है ह में करता था, तो इसने क्या कहा? सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी कहा। सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। और हिंदू नदी के इस पार यानी पूरब में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या है? हिंदू हैं। और वह प्रदेश क्या है? तो हिंदुस्तान है। इसलिए देखिएगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, तो मुस्लिम लोग को लग जाता है कि हम बाप रे बाप हमरो हिंदू बना दिया। क्या बोले? अच्छा, हाँ हाँ बोलता था। उन लोगों का उच्चारण शैली भी वैसा था। तो ये आपका अभी भी उन लोगों के टोन में देखिएगा वैसा ही है। हाँ अभी भी देखिएगा कि मुस्लिम लोग के भाषा में आपको एक मिलेगा चीज देखने को, गईस, बोलिस। तो कुछ कुछ टोन ऐसा होता है हर क्षेत्र का, हर धर्म का, हर जाति का, कि किसी खास चीज पर वो जोर देता है। हाँ ठीक है। तो सिंधु का क्या हो गया? आपका हिंदू हो गया, और हिंदू से हिंदुस्तान आया। तो ये हिंदुस्तान टर्म बोले या हिंदू शब्द बोले तो ये किसने दिया? अरबों ने दिया था। और यूनानियों ने क्या? इंडिया दिया था। जबकि भारत नाम किस पर पड़ा? तो भरत, चक्रवर्ती सम्राट भारत के थे। कौन? भरत। वह भी क्या थे? कुरुवंशी ही थे। ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर भारत नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्की के समूह चालीसा के को समाप्त किया गया था? चालीसा दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ये 40 गुलामों का एक टीम होता था जो जाकर के घूमता था और राज्य की समस्याओं से अवगत होता था। अब उसी में आगे अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान क्या थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। बलबन की अगर बात करें तो इसी ने दल ए चालीसा को समाप्त किया था। किसने? दल ए चालीसा इसी को कहते हैं, या तुर्कान ए चहलगामी भी इसको कहते हैं। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा एवं पाबोस, सिजदा व पाबोस को अनिवार्य रूप से लागू किया था। इसके अलावा नवरोज प्रथा की भी शुरुआत की थी। और यह अपने आप को ईरान के कट्टर अफरासियाब का वंशज खुद को बतलाता था। ठीक है। और इसके अलावा आपका नसरुद्दीन महमूद है, तो ये आपका बलबन का दामाद था। नसरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। और बलबन से पहले दिल्ली सल्तनत का क्या था? शासक था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। किसकी? उलुग खां की उपाधि दी थी। बहराम शाह आपको रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद बहराम शाह दिल्ली सल्तनत का शासक बना। ये इल्तुतमिश का क्या था? पुत्र
था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक समय तक भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 और लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक। ठीक है, तो सबसे लंबा कार्यकाल यहाँ किसका हो गया? दिए गए विकल्पों में कर्जन का हो गया। कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन करवाया था, पुरातात्विक विभाग का गठन करवाया था, विश्वविद्यालय अधिनियम लाया था तो ये सब काम आपका कर्जन का है। लॉर्ड हार्डिंग के समय में नरबली प्रथा को समाप्त किया गया था, नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था, इन सब चीजों को याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना की शुरुआत हुई थी और लॉर्ड मेयो की हत्या कहां कर दी गई थी? अंडमान निकोबार में कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, मेयो कॉलेज का भी स्थापना हुआ था उसके समय में। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अभी पूछा भी था बीपीएससी। गांधी जी थे। और कब? 1933 में। 1933 में हरिजन समाचार पत्र का संपादन इन्होंने किया था। ठीक है, 33 तो 33 है। हर चीज में कंफ्यूज मत रहिए। तिलक ने क्या किया था? केसरी और मराठा, केसरी मराठी भाषा में और मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में। ये है यार, ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु और दादा भाई नौरोजी भारत के वयोवृद्ध पुरुष। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। जेएल नेहरू मारे हैं। कौन मारे जेएल नेहरू? क्या है? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पप्पा क्या किए थे? हाँ, तो संविधान निर्माण के लिए जब चुनौती दिया गया था भारतीयों को बर्कन हेड के द्वारा, तो बर्कन हेड के चुनौती को स्वीकार करते हुए नेहरू रिपोर्ट का गठन किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट में ही, हंसिए मत, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में ही यह प्रावधान किया गया था कि भारत के लिए अलग संविधान सभा होगी, संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट के आधार पर ही आपको संविधान निर्माण का भारतीयों के द्वारा प्रयास किया जाने लगा। और नेहरू रिपोर्ट में ही मौलिक अधिकार का भी जिक्र किया गया था, मौलिक अधिकार की भी मांग की गई थी। इसमें कुल मिलाकर के आपको 14 सूत्री मांगे रखी गई थी। कितनी? 14 सूत्री मांगे रखी गई थी। ठीक है, क्या? किनके पापा? जवाहरलाल नेहरू के? मोतीलाल नेहरू। चलिए।